राइट, शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। आपने हंगामा देख लिया, बहस देख ली, अब बारी है चुनौती की, चैलेंज की। चैलेंज बाबा बागेश्वर बनाम शंकराचार्य। आज आपके सामने शंकराचार्य भी होंगे और बाबा बागेश्वर भी होंगे। क्या है चैलेंज शंकराचार्य का आपको बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर ने क्या उस चुनौती को स्वीकार किया है। बाबा बागेश्वर को सब चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो दे रहे हैं, तस्वीर दिखाई, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। अगली चुनौती कौन दे रहा, दिखाइए तस्वीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है। इतनी चुनौती नहीं, एक और अगला चैलेंज दिखाइए जरा। अगला चैलेंज दे रहे हैं, इनका नाम है पंडोकर सरकार, और ये बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। इनका नाम है गुरुचरण शर्मा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये कोई और नहीं, बाबा बागेश्वर के चाचा हैं। चाचा भी चुनौती दे रहे हैं बाबा बागेश्वर को। चाचा भतीजे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चाचा कह रहे हैं मेरा बेटा जो है ये उत्तराधिकारी है बाबा बागेश्वर का, तो चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। अगली चुनौती कौन दे रहा, अगली तस्वीर दिखाई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये अगली चुनौती दे रहे हैं। गोविंद सिंह नाम है इनका। और एक और चुनौती जो सबसे पहले जहां से खबर शुरू हुई, श्याम मानव, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन सारी चुनौतियों को समेट कर मैं लाया हूं, और बाबा बागेश्वर को जो एक एक चुनौती मिल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सारे चैलेंजेस स्वीकार करेंगे, क्या आमना सामना होगा? देखिए जरा चुनौती क्या है। ये है चुनौती देने वाले लोग। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर शंकराचार्य क्या चुनौती दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सीधा चैलेंज है बाबा बागेश्वर को। वो क्या कह रहे हैं, मूव कीजिए से। चुनौती दी है उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री दरबार के बाहर हमें चमत्कार करके दिखाएं। अपने दरबार में तो चमत्कार कर लेते हैं, बाहर आकर चमत्कार करें। जोशी मठ धस रहा है, धसने से रोक दें तो मैं चमत्कार मान लूंगा, यह कहना है शंकराचार्य का। कुछ चमत्कार जोशी मठ में आकर करके दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के जोशीमठ क्यों नहीं आते हैं? धसती जमीन और दरकते मकान को रोक कर दिखाएं। यदि ऐसा कर पाते हैं तो उनके चमत्कार पर हम भी विश्वास करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। इस चमत्कार पर हम जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इसे छलावा कहेंगे, अगर बाबा बागेश्वर नहीं कर सके। आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण रोक कर दिखाइए, लोगों के घरों में होने वाले झगड़ों को सुलझाइए, अपने चमत्कार से आत्महत्या को रोक दें, समाज में शांति स्थापित करें तो हम मानेंगे आप चमत्कारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुनौती दी। बघेल कह रहे हैं छत्तीसगढ़ चमत्कार तो जादूगर दिखाया करते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं साधुओं को चमत्कार दिखाने से बचना चाहिए, सिद्धियों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में हैं, यह भूपेश बघेल ने कहा। अगली चुनौती दी है गुरुचरण शर्मा ने, जो पंडोकर सरकार है और बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। पंडोकर सरकार धाम मध्य प्रदेश के दतिया में, और पंडोकर सरकार बागेश्वर सरकार के सीधे सीधे कॉम्पिटिटर हैं। पंडोकर सरकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला था। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री पर पिशाच साधना करने का आरोप लगाया, और अपने पंडोकर दरबार को, इनका कहना है मेरा पंडोकर दरबार 1000% सही है, और बाबा बागेश्वर जो है वो फर्जी है। बाबा बागेश्वर सरकार फर्जी है, धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्ची भी नहीं बना सकते हैं, उनका कहना है। धीरेन्द्र गलत तरीके से बागेश्वर सरकार बन गए हैं। चचेरे भाई की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा और छलिया बताया था पंडोकर सरकार ने। गुरुचरण शर्मा पंडोकर सरकार के नाम से फेमस हैं, और इन पंडोकर सरकार से भी मिलेंगे तो वहां भी अर्जी लगानी पड़ती है। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्चा लिखकर देते हैं, भूत प्रेत की बाधा दूर करते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा जो चुनौती दे रहे हैं सीधे सीधे बाबा बागेश्वर को। हम उनको फूल बिछाएंगे
कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0 और नहीं हो तो विश्वास दरबार की तरफ मैं घोषणा करता हूँ। बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, शंकराचार्य ने सीधे बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। तो बाबा बागेश्वर शंकराचार्य पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आचार्य हैं, अब इस सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा, खबर ठीक नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरीय चमत्कार वो भी है दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो आपा और वाणी दोनों बहक जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे कहने से कुछ बचे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा बाबा बागेश्वर के चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये चाचा है, इनका नाम है दिनेश शास्त्री। ये चचेरा भाई है, इनका नाम है देवेंद्र शास्त्री। पहली बार आप दोनों को टीवी पर देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के चाचा और चचेरे भाई। चाचा सीधे चैलेंज दे रहे हैं, चाचा कह रहे हैं उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने। आइए चाचा की चुनौती मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और चाचा के अलावा और कौन कौन चैलेंज दे रहा है बाबा बागेश्वर को। लंबी लाइन लग गई है खबरों में आने के बाद। ये आप देख रहे हैं तीन चेहरे, जरा देखिए। सबसे पहले मैं सबसे आगे जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा, और इनका नाम है दिनेश शास्त्री। इनका कहना है बागेश्वर सरकार को अपने परिवार से चुनौती दी जा रही। शास्त्री जी के चाचा पंडोकर सरकार के पास पहुंच गए सीधे, और अपने बेटे यानी देवेंद्र शास्त्री के साथ पंडोकर सरकार से जाकर मिले। देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम का उत्तराधिकारी बताया। चाचा कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री इस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, गद्दी पर बैठने के लिए तो मेरा सुपुत्र मेरा बेटा है, जिसका नाम देवेंद्र है। इनका नाम धीरेन्द्र है। पंडोकर महाराज से बागेश्वर धाम दिलाने की गुहार लगा रहे हैं कि गद्दी पर मेरे बेटे को बिठाइए। देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताया। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से उनके घर में तांडव मचा है, उनका कहना है। परिवार में अक्सर लड़ाई हुआ करती है इस वजह से। अगला नाम है गोविंद सिंह। ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है। इनका कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर भी बाबा है। वो कह रहे हैं गोविंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी। कह रहे हैं अगर चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश का कर्जा भला माफ करके दिखाएं। मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है वो माफ करा दे। बागेश्वर महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं, गोविंद सिंह कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पास कोई चमत्कार नहीं है। बाबा धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। नागपुर में कथा छोड़कर भागने का भी आरोप बाबा पर लगा है। अगला नाम है श्याम मानव का। नागपुर की संस्था ने पुलिस को शिकायत की। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कार्रवाई की मांग की है बाबा पर। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया है सीधे सीधे धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है
और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है। श्याम मानव ने 30 लाख की चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा था बाबा भला आए और चमत्कार दिखाएं आकर, साबित हो गया तो 30 लाख रुपए दे दूंगा। बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए, श्याम मानव ने आरोप लगाया। आइए अब जरा पहली बार आप सुनने जा रहे हैं टीवी पर बाबा बागेश्वर के चाचा को, सुनिए। बिल्कुल मचा है तांडव, सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो हनुमान जी गारंटी देता हूँ, हनुमान जी आप बुलाएंगे, मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको बरम कहते हैं। वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वो ही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। तो बाबा बागेश्वर पर सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। समर्थकों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। दिल्ली में बाबा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर नारेबाजी की। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, न सिर्फ दिल्ली, अगली तस्वीर दिखाई है नागपुर में। आप देख रहे हैं नागपुर में भी बाबा के समर्थक सड़कों पर निकले, सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। नागपुर के अलावा भोपाल लिए चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। लोगों में गुस्सा है कि बाबा के चमत्कार को अंधविश्वास बताया जा रहा है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा झांसी में भी। झांसी में देखिए, श्याम मानव की तस्वीरें जला रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्याम मानव के खिलाफ। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा बागेश्वर पर जो आरोप है, उन आरोप का जवाब वो खुद क्या दे रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अब तक हर सवाल का जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। आरोप यह है, जूम आउट कीजिए, आरोप यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। जवाब उन्होंने दिया, जो अंधविश्वास फैलाने का मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, यह सनातन पर हमला है। आरोप यह है, खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं। इसका जवाब वो देते हैं, मुझे हनुमान जी ने ईश्वरी शक्तियां दी। आरोप है कि जादू टोने से बीमारी ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा, यह दिव्य अनुभूति का मुझे एहसास होता है, उसके जरिए होता है। आरोप यह है कि लोगों के मन की बात आखिर कैसे जान लेते हैं, तो उस पर जवाब देते हैं, आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। आरोप है गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, हम किसी चीज को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। आरोप है भूत प्रेत भगाने का भी दावा करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ गुरु जी की कृपा से होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। आरोप है कि हनुमान की कृपा है, यह दावा है। वो कहते हैं मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। आरोप है उपचार का पर्चा देने का आरोप है कि कैसे उपचार का पर्चा देते हैं। वो कहते हैं बागेश्वर धाम के खिलाफ यह साजिश हो रही है। आरोप है नागपुर में चुनौती मिलने पर भाग गए बाबा। उस पर वो कहते हैं संस्था की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, कथा 7 दिन में खत्म हो गई थी। आरोप है बाबा 2 दिन पहले कथा खत्म करके चले गए। जवाब में कहते हैं कथा पहले खत्म नहीं की, कथा 7 दिन की ही होती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बाबा के समर्थन में गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता राम कदम उतर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो शर्त से तन जुदा हो जाएगी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा प्रहार करने का।
कोई फिल्म बना देता। आज तक कोई मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाया है क्या? पिछले 2-3 दिन में ही 34 करोड़ से ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट बागेश्वर धाम सरकार जी के समर्थन में हुई हैं। पूरे देश का समर्थन है, और क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो स्वामी दीपांकर जी हों, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हों, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हों, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार जी हों। जो भी लव जिहाद के खिलाफ बोलेगा या धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलेगा, उसके ऊपर ऐसे ही हमले होंगे। जिसको आस्था नहीं है वो ना जाए। किसी को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं क्या? हमने ना कभी अंधश्रद्धा का समर्थन किया है और ना ही करेंगे, अपितु हिंदू सनातन धर्म का विधि विधान, इसके चारों वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, 2 महाकाव्य, ये अपने आप में गहरा विज्ञान है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। राइट, बाबा के पास आखिर क्या कुछ तिलिस्म है जो उन पर आरोप लगाने वाले बताते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक गदा रहती है, ये आप देख रहे हैं, हाथ में गदा। इस गदे में क्या है? हर एक चीज क्या किसी चमत्कार से जुड़ी हुई है? हर एक चीज में क्या कोई तिलिस्म है? हर एक चीज में कुछ ऐसा है जो बाबा को दिव्य शक्ति देता है। आइए आपको दिखाते हैं बाबा से जुड़ी वो कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं। ये उनके अनेक रूप आप देख रहे हैं। बागेश्वर सरकार का तिलिस्म। तो सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री ही बागेश्वर सरकार हैं। उनकी कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। उनका पहनावा और उनकी पसंद ये कभी नहीं बदलता। हमेशा अगर आप देखेंगे उनका जो रूप है, हमेशा धोती, कुर्ता और फुल जामा पहनते हैं बागेश्वर सरकार। सिर पर अगर आप देखिए, उनकी एक तस्वीर हो, दूसरी तस्वीर हो, तीसरी तस्वीर हो, सिर पर मराठी पगड़ी पहने रहते हैं हमेशा। इससे उनका कहना है पॉजिटिव तरंग मिलती है उन्हें। पैर में अगर आप देखिए, इस तस्वीर में देखिए, पैर में खड़ाऊ पहने, पैर में हमेशा खड़ाऊ पहनते हैं हर समय। उस तस्वीर में देखिए, हर समय हाथ में एक थैला लिए रहते हैं और इस थैले में हनुमान जी की गदा होती है। वो गदा ये आप आगे देख रहे हैं, लाल घेरे में गदा उनके पास हमेशा होती है। धीरेंद्र इसे अपना वाईफाई सिस्टम कहते हैं। इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं, वो कहते हैं। इसी गदा के जरिए दिव्य चेतना से संपर्क में रहते हैं। वो गदा को सिर पर वो 6 बार घुमाते हैं और इससे उनका कहना है तरंगे प्रवाहित होती हैं, यानी चारों तरफ फैलती हैं। हनुमान जी की शक्ति तरंग से समस्या का समाधान होता है, यानी जब वो गदा घुमाते हैं तो समस्या का समाधान होता है। धीरेंद्र शास्त्री को गुरु से प्रसाद के रूप में पात्र मिला था। हाथ देख रहे हैं उनका, आप देखिए हाथ में एक पात्र है उनके। अपने दादा से उन्हें एक नारियल का पात्र मिला था। वो नारियल का पात्र हमेशा उनके पास रहता है। दावा है कि सारी शक्ति इसी नारियल के पात्र में। नारियल के पात्र को हमेशा अपने पास रखते हैं। नारियल के पात्र में ही चाय भी पीते हैं। आपने देखा होगा कभी उन्हें पानी पीते हुए या चाय पीते हुए इसी पात्र में पीते हैं। एक बार दादाजी ने झूठी चाय पिलाई थी दरअसल उन्हें, और दावा है कि इसी चाय से सारा चमत्कार हो गया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बन गए। इसके बाद इसमें चाय पीने से ऊर्जा का संचार होता है, वो कहते हैं। ईष्ट से संपर्क में भी मदद मिलती है, उनका कहना है। धीरेंद्र शास्त्री के साथ हमेशा पोटली रहती है। देखिए अब मैं आपको पीले घेरे में दिखा रहा हूं, उनके पास एक पोटली है। पोटली सामान्य कपड़े के जैसा बैग है एक, और इसे बाबा का सबसे बड़ा यंत्र कहते हैं। इसमें खास काली कलम रखते हैं बाबा, काले रंग से। काली कलम से लिखते नहीं है, रखते हैं, लिखते दूसरी कलम से। ईष्ट के संदेश को लिखते हैं, यानी इनके पास जो पर्चा बनवाने जाते हैं उस कलम से लिखते हैं, कहते हैं ईष्ट की कलम है। बाबा हमेशा अपने पास पर्ची भी रखते हैं, पर्ची रखते हैं और प्रेरणा मिलने पर पर्ची पर लिखते हैं। ये आगे देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बाबा लिख रहे हैं, लाल घेरे में आप देख रहे हैं, पर्चे में लिखते हैं। कहते हैं आभासी शक्ति से समस्या का निदान कर देता हूं मैं, और लेटर पैक जो लिख दिया वो कटने वाला नहीं है इसमें।
बाबा कह रहे हैं इसमें जो लिख दिया फिर वो कटता नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री हमेशा लॉकेट पहनते हैं। देखिए इस तस्वीर में लॉकेट पहने नजर आ रहे हैं आपको, वो ये लॉकेट पहने हैं वो, और लॉकेट में हनुमान जी का विग्रह होता है। ये हमेशा दिल से जुड़ा होता है उनके, और इससे पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं इस लॉकेट से। ये है बाबा का तिलिस्म। आइए अब मैं आपको सीधे तिलिस्म देख लिया, भक्तों से जोड़ता हूं, भक्त क्या कह रहे हैं बाबा के। नुकसान केवल इनको निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म ही है। केवल हिंदू धर्म, केवल सनातनियों के ऊपर ये शुरू से निशाना साधते चले आए हैं। कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लो, केवल हिंदू धर्म की बुराई करके अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पे लेके चली जाती है। कोई भी ऐसा नेता है जो नहीं, किसी गली वाला भी जिसको नहीं जानता है, उस कमेटी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज पूरा भारत जान रहा है। अगर धीरेंद्र शास्त्री जी अगर वो सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। जो इस हिंदुस्तान में रह रहा है, अगर वो सनातन धर्म का समर्थन नहीं कर सकता तो ये यहाँ से जा सकता है। अगर वो कहेगा सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश को चलाना है तो सनातन धर्म को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा। बिना सनातन धर्म के हिंदुस्तान पूरा नहीं होता। एकता दिखा रहे हैं इसलिए उनके पीछे पड़े हुए हैं सब। और जो कुछ रिफ्यूजी टाइप के लोग हैं, श्याम मानव जैसे लोग, वो लोग जो है सनातन का विरोध कर रहे हैं। बाबा जी से उनको खल रही है कि सब लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो परा विज्ञान है, या अभी तक हम उस चीज को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि अंधविश्वास नहीं है बिल्कुल भी। हमारा सनातन धर्म आज की डेट में विश्व प्रसिद्ध होता जा रहा है। हर देशों के अंदर लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन। जो लोग किसी और धर्म में हैं वो हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो इस बात से बाकी के जो धर्म है उनको नुकसान होने लगा। देखिए सनातन में अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई सूरदास है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, उसको लग रहा है अंधविश्वास है। हमने उसको आंखें दे दी, उसने सूर को देख लिया, वो वाह वाह नाचने लगेगा। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं। सही है ये एकदम 100% सही है। 100 पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है सब। जी सनातन धर्म का पहले थे, आज है, हमेशा रहेंगे। तो महाराज जी जो बताते हैं सही होता है? बिल्कुल सही है। उनके हिसाब से उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो सब। तो पिछले 4 दिन से आप बाबा बागेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन क्या उनका अतीत जानते हैं? कहां से जुड़े हुए हैं? कब उनका जन्म हुआ? उनका परिवार में लोग क्या करते थे? पिताजी क्या करते थे? आइए आपको बताता हूं। दरअसल असली नाम बाबा बागेश्वर का है पंडित धीरेंद्र शास्त्री, और 1996 में 96 बॉर्न है। 1996 में छतरपुर के गढ़ा में उनका जन्म हुआ, और पिता पुरोहित थे और इसी तरह से भरण पोषण भी करते थे। मां दूध बेचती थी, माता जी परिवार के लिए दूध बेचकर पैसा कमाती थी। और इसी दौरान धीरेंद्र गांव में कथा सुनाने लगे पिता को देखकर। 2009 में अपनी पहली भागवत कथा की थी धीरेंद्र शास्त्री। इसके बाद आसपास धीरेंद्र प्रसिद्ध होने लगे, लोग दूर दूर से आने लगे उनकी कथा सुनने के लिए। धीरेंद्र में बचपन से लोगों को प्रभावित करने की एक ताकत थी। जो उन्हें सुनता था वो उनका मुरीद हो जाता था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शंकर जी के प्राचीन मंदिर को चुना कि अब मैं यहां बैठकर कथा सुनाऊंगा। धीरेंद्र गर्ग इसी मंदिर में पूजन पाठ करने लगे। उसके बाद 2016 में गांव के लोगों ने एक विशाल यज्ञ करवाया वहां, और इसी यज्ञ में बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से यह स्थान बागेश्वर का मंदिर कहा जाने लगा, और दूर दूर से उसके बाद यहां लोग आते थे धीरेंद्र शास्त्री को सुनने के लिए। लोग बढ़ने लगे तो बागेश्वर मंदिर बागेश्वर धाम बन गया, और इसके बाद बाबा ने यहां दरबार लगाना शुरू कर दिया। इसी दरबार में लोग सुनने के लिए, अपनी पीड़ा बताने के लिए आने लगे। पीड़ा बताने से पहले ही बाबा सब कुछ लिखकर बता देते थे। और पिता का नाम आपको बताऊं, बाबा के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां का नाम सरोज। बाबा के 2 भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम है सलिक और बहन का नाम है रीता। तो ये बाबा बागेश्वर से जुड़ी जानकारी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कुश्ती का बाहुबली बृजभूषण। आखिर कौन है जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे? बृजभूषण की क्या कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि इनके अधीन उनकी कुर्सी जा चुकी है। बृजभूषण का बाहुबल और उनका संसार, उनकी ताकत, उनका रसूख मैं आपको बताऊंगा। 48 स्कूल कॉलेज है बृजभूषण के। घर पर हेलीकॉप्टर भी उतरता है, हेलीपैड भी है। बताऊंगा आपको, पहले रिपोर्ट देखिए।
जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। बाहुबली ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली में पहलवानों ने दंगल शुरू किया, जिसने बाहुबली की कुर्सी न सिर्फ हिला दी बल्कि ब्रजभूषण की कुर्सी जाने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। ब्रजभूषण सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस गद्दी पर दशकों से ज्यादा कब्जा रहा उस पर ऐसे तलवार लटकने लगेगी। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। ब्रजभूषण सिंह से पहले कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर की छुट्टी कर दी गई है। विनोद तोमर ने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों को गलत बताया था, साथ ही खिलाड़ियों के धरने पर भी सवाल उठाया था। जो आरोप है वो तो यानी कि गलत आरोप हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब को मैं भी कुछ जानता हूँ, और हम लोग जो है ना गेम्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के आरोपों पर जांच के आदेश के बाद तोमर के बयान बिल्कुल भी उचित नहीं थे। अनुशासनहीनता मानते हुए खेल मंत्रालय ने उनको फायर कर दिया है। क्या यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की कुर्सी जा सकती है। देखिए जरा क्या जवाब दिया है ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे, उन्होंने क्या जवाब दिया। सांसद ब्रजभूषण ने खेल मंत्रालय को जवाब भेजा है। खिलाड़ियों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वो कह रहे हैं। पहलवानों के धरने के पीछे बड़ी साजिश है। महासंघ में एक यौन उत्पीड़न की कमेटी है। साक्षी मलिक जो धरने में शामिल थी वो भी यौन उत्पीड़न कमेटी की सदस्य हैं। अगर उत्पीड़न हुआ तो वहां शिकायत क्यों नहीं की। खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण के कामकाज पर फिलहाल रोक लगा दी है। 4 हफ्तों तक कुश्ती महासंघ से अलग रहने के निर्देश हैं। खिलाड़ियों के आरोपों पर जांच कमेटी का गठन किया गया। संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर सस्पेंड कर दिए गए। खेल मंत्रालय का कुश्ती संघ को निर्देश है कि सभी टूर्नामेंट रद्द किए जाएं। गोंडा में चल रहा रैंकिंग टूर्नामेंट रद्द। यह टूर्नामेंट गोंडा के नंदिनी नगर में चल रहा था और नंदिनी नगर को सांसद ब्रजभूषण ने बनाया और बसाया। अयोध्या में आज होने वाली महासंघ की मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। यह एक्शन हुआ है। अब जरा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनिए। जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है। और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाहुबली का संसार कैसा है। देखिए जरा, बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो आपने नहीं देखी होंगी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जरा देखिए। सफेद चमचमाती रंग की ये जो कोठी आपको नजर आ रही है ये किसी और की नहीं, बाहुबली सांसद ब्रजभूषण की है। गोंडा के बिस्नोरपुर गांव में ब्रजभूषण की एक कोठी है जिसे आप देख रहे हैं, सफेद रंग की, आंखें चौंधिया देने वाली कोठी है। कई एकड़ों में फैली है। कोठी 3 हिस्सों में बटी हुई है। आलीशान कोठी में शानदार सुविधाएं हैं और ब्रजभूषण का पूरा परिवार यहीं इस कोठी में रहता है। कोठी के अंदर एक जिम बना हुआ है जहां ब्रजभूषण खुद कसरत करते हैं क्योंकि पहलवान भी हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे हथियार बंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ब्रजभूषण को गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके काफिले में एक के बाद एक महंगी गाड़ियां शामिल रहती हैं। ज्यादातर गाड़ियों का नंबर आपको बताऊं 9000 है ब्रजभूषण की गाड़ियों का नंबर। जब भी वो क्षेत्र में दौरे पर निकलते हैं तो 15 से 20 गाड़ियों का काफिला शामिल रहता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम अवध क्षेत्र के बड़े बाहुबलियों में गिना जाता है। दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों को जाने के लिए ब्रजभूषण हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, अपना पर्सनल निजी हेलीकॉप्टर। चुनाव प्रचार के दौरान भी उड़न खटोले में बैठकर ही निकलते हैं ब्रजभूषण। और उनका रसूख आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारी सहयोगी अंजलि ब्रजभूषण के घर पहुंची, उनकी कोठी पहुंची
जरा अंजलि की रिपोर्ट ब्रजभूषण की कोठी से देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विष्णुहरपुर में, जो कि गोंडा जिले से 35 किलोमीटर दूर और अयोध्या से कुल 10 किलोमीटर दूर ये विष्णुहरपुर गांव है। ये है ब्रजभूषण शरण सिंह की कोठी। आप कोठी में देख पा रहे हैं। कोठी में एंट्री लेते ही यहाँ पर देखिए शानदार जो गेट लगा हुआ है, ठीक सामने उनका ये बंगला है और बंगले के अंदर गेस्ट हाउस है, जिम है और इसके अलावा जनता दरबार भी लगाया जाता है और इसी गेस्ट हाउस के अंदर एक हेलीपैड भी है। और इसके अलावा दूसरी तरफ है यहाँ पर ये आप गेस्ट हाउस देख पा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के रुकने का प्रबंध किया जाता है और ठीक इसी के सामने दूसरी तरफ है गौशाला, जिसे नंदिनी ग्रुप भी कहा जाता है। और इसी नंदिनी ग्रुप के अलावा उनके कई स्कूल कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, उनके कॉलेज भी है जिसे नंदिनी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो सिर्फ ट्रेलर देखा आपने, एक रिपोर्ट देखी अंजलि की। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास है क्या क्या, इनका जो पूरा संसार है उस संसार में क्या क्या है देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 15 एकड़ में जो कोठी मैंने आपको दिखाई, जो अंजलि की रिपोर्ट पे आपने देखी, ये कोठी छोटी नहीं है, 15 एकड़ में फैली हुई कोठी है। और एंट्री के लिए, इस कोठी में एंट्री के लिए 2 गेट हैं, एक गेट नहीं 2 गेट। इसमें एक जनता दरबार भी है और गेस्ट हाउस भी इस कोठी के अंदर है 15 एकड़ में। फैमिली कॉटेज भी इसके अंदर बना हुआ है और इस कोठी में बहुत बड़ा जिम भी है, गार्डन एरिया भी है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह घूमने के लिए आते हैं। अब देखिए जरा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर भी खड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी कोठी है। हेलीपैड बना हुआ है, 2 हेलीकॉप्टर ब्रजभूषण के पास अपने निजी हैं और ये हेलीकॉप्टर काले रंग और नीले रंग के। एक प्राइवेट जेट भी है ब्रजभूषण के पास अपना पर्सनल निजी, और एक हेलीपैड नहीं है। अब हेलीकॉप्टर 2 हैं तो हेलीपैड भी 2 होंगे, 2 हेलीपैड हैं। एक हेलीपैड कोठी के अंदर बना हुआ है 15 एकड़ की और दूसरा अस्तबल के पास बना हुआ, एक अस्तबल भी है उनका। तो ये ब्रजभूषण का कोठी का संसार है। अब देखिए जरा गाड़ियों का संसार। आप देख रहे हैं ब्रजभूषण गाड़ियों से घिरे हुए हैं। उनके पास एक एंडेवर भी है, फॉर्च्यूनर भी है ब्रजभूषण के पास, टोयोटा की भी गाड़ियां हैं और महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है ब्रजभूषण के पास। ये उनका गाड़ियों का काफिला है। अब देखिए जरा उनका अस्तबल आ गया आपके सामने। अस्तबल में घोड़े ही घोड़े हैं, 5 बीघे में अस्तबल है और काबुली नस्ल के ब्रजभूषण के पास 4 घोड़े हैं। ब्रजभूषण का घोड़ों से बहुत खास लगाव है, बाहुबली है तो घोड़ों पर चलते पालते हैं। जिम के बाद घुड़सवारी करते हैं ब्रजभूषण, घोड़ों को चने भी खिलाते हैं। अब देखिए जरा, ये तो इतना ही था। अब देखिए जरा डिग्री कॉलेज कितने, 48 डिग्री कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग नर्सिंग कॉलेज है उनके पास और मैनेजमेंट कॉलेज है 48। कई इंटर कॉलेज भी ब्रजभूषण के हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, नंदिनी नगर में भी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनके। ये है उनका संसार। आइए कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं उनके संसार की, आपको क्या क्या शौक रखते हैं वो। ये देखिए जरा, तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए अपने गार्डन में ब्रजभूषण घुड़सवारी कर रहे हैं। बाहुबली ब्रजभूषण अपने 15 एकड़ के कोठी में घुड़सवारी कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देखिए गाय भी पाल रखी हैं, गौ सेवा भी करते हैं और देखिए ये सब उनका आपको नजर आ रहा है जहां गाय उन्होंने पाल रखी हैं। आइए अब आपको अंजलि दिखा रही है हमारी सहयोगी, जो उनके अस्तबल भी गई, वहां से रिपोर्ट देखिए जरा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का 15 एकड़ का जो फार्म हाउस है, अस्तबल भी है और उनका एक घोड़ा यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये पार्क एरिया है जहाँ पर आपको कुछ बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि 15 एकड़ का ये नंदिनी ग्रुप खड़ा किया गया है, जिसमें कि गाय की देखरेख की जाती है, गाय बैल है यहाँ पर और इसके अलावा 3 घोड़े हैं। तो आपने अंजलि की रिपोर्ट देखी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बाहुबली की कुंडली। बाहुबली पर बहुत सी एफआईआर भी हैं, बहुत से मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं। पूरा परिवार जो उनका है वो भी सियासत में है। देखिए जरा वो चीजें जो नहीं जानते हैं आप ब्रजभूषण के बारे में।
8 जनवरी 1957 गोंडा में जन्म हुआ उनका, 1957। उनके जो चचेरे बाबा विधायक हुआ करते थे और परिवार का जो राजनीतिक रसूख है वो शुरू से रहा। पारिवारिक रंजिश के चलते मामा के यहां पढ़ाई की ब्रजभूषण ने। 80 के दशक में दोस्तों के साथ ठेकेदारी शुरू कर दी, छात्र संघ से सियासत में एंट्री ली और 1991 में पहली बार सांसद चुने गए। 6 बार से सांसद है, लगभग मान लीजिए 30 साल से सांसद है। 2019 में भी चुनाव जीते। पत्नी केतकी सिंह 1996 में सांसद बनी, यानी पत्नी भी सियासत में। 2017 में गोंडा की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी पत्नी। बेटा प्रतीक भूषण 2 बार से लगातार विधायक है। हत्या की कोशिश, डकैती, सांप्रदायिक हिंसा के मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं। ब्रजभूषण पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का भी मुकदमा दर्ज है। आईपीसी की 4 गंभीर धाराओं में ब्रजभूषण पर केस दर्ज हैं। तो ये कुश्ती के बाहुबली का संसार था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और देश की जो नई संसद है वो कितनी बन गई है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है पुरानी संसद की तस्वीर। आपने इस संसद की तस्वीरों को टीवी पर देखा होगा, जो दिल्ली आए उन्होंने संसद भवन के पास पहुंचकर देखा होगा। नई संसद कैसी होगी, अगली तस्वीर दिखाई। यह है नई संसद की तस्वीर। नई संसद ऐसे होगी, पुरानी संसद इसमें शामिल होगी। ये जो सर्कल देख रहे हैं पीछे, पुरानी संसद का हिस्सा, आगे का हिस्सा नई संसद। अगली तस्वीर दिखाई। अब अंदर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। यह है पुरानी संसद की तस्वीर। टीवी पर आपने हमारे सांसदों को देखा होगा, यही बहस करते हुए इन कुर्सियों पर बैठते रहे हैं। नई संसद दिखाइए जरा। नई संसद, यह है नई संसद अंदर से जो बनकर तैयार हुई है। ये आप देख रहे हैं, यहां स्पीकर बैठेंगे। ये स्पीकर की चेयर आप देख रहे हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट है नई संसद का। भव्य संसद, अंदर का इंटीरियर देखिए, लाइट जो लगी है वो तस्वीरें देखिए। एक अलग भव्यता का एहसास हो रहा है, एक अलग आपको खुद खुशी होगी। अगली तस्वीर दिखाइए पुरानी संसद की। पुरानी संसद की एक और सीटिंग की तस्वीर है, यहां स्पीकर बैठते हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां सांसद बहस करते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये नई संसद जहां स्पीकर बैठेंगे, सामने से आप देख रहे हैं इस तरह का ये अरेंजमेंट होगा। यहां एक बड़ा एलईडी वॉल भी लगा हुआ, इधर भी नजर आ रहा है आपको और दूसरी तरफ भी नजर आ रहा है यहां पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये दर्शक दीर्घा आप देख रहे हैं। आप संसद अगर गए हो तो ऊपर एक व्यूअर गैलरी भी है, दर्शक दीर्घा में गया हूं। आप यहां जाकर ऊपर बैठेंगे, बहुत चेकिंग के बाद यहां तक आप पहुंचेंगे और संसद की जो कार्यवाही चल रही है उस पूरी कार्यवाही को आप लाइव देख सकते हैं इस दर्शक दीर्घा में। जो नई दर्शक दीर्घा है वो दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं शानदार और भव्य व्यूअर्स गैलरी भी नई बनी हुई है। ये है दर्शक दीर्घा, यहां लोग आकर बैठेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला कहां बैठेंगे और कैसे होगी ये दर्शक दीर्घा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा आखिर किस तरह से तैयार की गई है और क्या उसमें क्या क्या चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होंगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है नई संसद और इस नई संसद में मैं आपको बताऊं कि धम्म चक्र के ठीक नीचे बैठेंगे लोकसभा स्पीकर। यानी ये जो आप देख रहे हैं कुर्सी, यहां लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे। बौद्ध धम्म चक्र परिवर्तन का चित्रण है दरअसल, और चक्र की 24 जो तीलियां हैं इंसान के 24 गुणों को दर्शाती हैं। धम्म चक्र अशोक स्तंभ तिरंगे में भी नजर आता है और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने होंगे। देख रहे हैं आप, स्पीकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। सीट पर बैठते ही प्रधानमंत्री एक बायोमेट्रिक दबाएंगे, यानी अपनी फिंगर रखेंगे, स्कैन होगी फिंगर। बटन दबाते ही, स्कैन होते ही डिजिटल नेम प्लेट पर नजर आएगा सब कुछ, यानी डिजिटल नेम प्लेट पर नाम नजर आएगा, कौन से सांसद सदस्य बैठे हैं, सीट नंबर भी उस पर लिखा होगा। और मूव कीजिए इसे। ऐसी व्यवस्था बाकी नेताओं के लिए भी संसद के अंदर होगी। हर सीट के साथ डिजिटल लिंक भी जुड़ा होगा बाकायदा। ऑडियो वोटिंग सिस्टम नई संसद में अलग होगा बिल्कुल। सांसदों के सामने इंटीग्रेटेड सिस्टम नजर आएगा
और टच स्क्रीन पर ही सांसद को सब कुछ मिल जाएगा। चर्चा से संबंधित डॉक्यूमेंट, टाइमलाइन भी स्क्रीन पर सामने मौजूद होगा। लोकसभा में मोर का डिजाइन भी नजर आएगा सांसदों को अंदर। राज्यसभा का जो इंटीरियर है वो कमल की थीम पर बनाया गया है। नई संसद में सांस्कृतिक धरोहरों की तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। नई संसद में लकड़ी के ढांचे का बहुत व्यापक इस्तेमाल किया गया है। यूपी के भदोही के बने हुए कालीन कारपेट जमीन पर बिछाए गए हैं। नए भवन में 1200 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। 888 सांसद लोकसभा में बैठ पाएंगे और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन में सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। लोकसभा हॉल में ही दोनों सदन के सांसद बैठ सकेंगे जब ज्वाइंट सेशन होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है ये नई संसद। क्या कहा पीएम मोदी? नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हमेशा रहा नई संसद। बहुत से इस पर सवाल हुए, विवाद हुए, कोर्ट तक गया, लेकिन प्रधानमंत्री को पता था ये देश की जरूरत है। ये देखिए संसद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके में क्या लागत है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कैसे बन रही है, तैयार हो रही है, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। आखिर नई संसद जो है ये सोच कहां से आई? प्रधानमंत्री ने, ये आप देख रहे हैं, ये है, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। 1200 करोड़ तक खर्च पहुंचने की उम्मीद है। 1200 करोड़ में बन के तैयार हो। 200 करोड़ का अतिरिक्त खर्च इसमें जोड़ा गया है और 2020 में आपको बताऊं 971 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। टाटा प्रोजेक्ट को निर्माण का ठेका दिया गया। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने इसे डिजाइन किया है। जो डिजाइन आप देख रहे हैं, नई संसद भवन की इमारत 4 मंजिला है और लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल भी इसमें होगा। कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी इसमें दी गई है और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसे बनाया गया है। नई संसद की बिल्डिंग 100% भूकंप रोधी होगी, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन होगा, 30% बिजली भी बचेगी। नए संसद भवन में Z और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और 150 साल की जरूरत के हिसाब से इस नई संसद को बनाया जा रहा है। नए भवन में संविधान कक्ष भी बनाया गया है और जनवरी के आखिरी में नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। 31 जनवरी को बजट सत्र, बड़ी चीज इसमें यह है कि बजट सत्र भी इसी भवन में हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र नई संसद में ही होगा। मेंटेनेंस के लिए CPWD ने टेंडर जारी कर दिया है और CPWD मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं देश की पुरानी संसद। तो आपने देखी होगी, दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह की पुरानी संसद बनी हुई है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका की संसद है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये अमेरिका की संसद है। फुल स्क्रीन लीजिए और अगली तस्वीर दिखाइए, ये अमेरिका की संसद आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं फ्रांस की संसद। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चीन की संसद आप देख रहे हैं, ये है चाइना की संसद। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दुनिया की जो ये संसद है ये कितनी पुरानी है। भारत की संसद भी 90 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये सारी संसद को कितना वक्त हो गया है ये देखिए जरा। 92 साल पहले 1927 में भारतीय संसद बनी थी नई दिल्ली में। इसके अलावा नीदरलैंड्स में
बिनेनहॉफ दुनिया की सबसे पुरानी संसद है नीदरलैंड्स की। 13वीं सदी में बनाई गई थी यह संसद। और इटली में पलाज़्ज़ो मेडामा 16वीं शताब्दी में रोम में बनी थी इटली की संसद। फ्रांस की लग्जमबर्ग पैलेस 17वीं शताब्दी में तैयार हुई पेरिस में। और अमेरिका में कैपिटोल 19वीं सदी में तैयार हुई थी। अमेरिका की संसद वॉशिंगटन डीसी में है। यूके में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर 19वीं सदी में तैयार हुई थी। यूके की संसद लंदन में मौजूद है। और चीन की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल 20वीं सदी में तैयार हुई है चीन की संसद, जो कि बीजिंग में है। ये दुनिया की पुरानी संसद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ गिफ्ट देने की तैयारी में। मोदी के लिए योगी का मिशन 80 ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी तैयारी ये है, अगली तस्वीर दिखाइए, तैयारी शुरू भी हो गई है। बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में हुई मिशन 80। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मिशन 80। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कैसे पूरा होगा ये टारगेट 80। उत्तर प्रदेश से मोदी को मिलेगा बड़ा तोहफा। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है ऐलान जंग का आगाज। योगी ने पीएम मोदी को राज्य की सभी सीटें जीतकर बड़ा तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ में पार्टी कार्य समिति की बैठक में बाकायदा इसके ब्लूप्रिंट का ऐलान किया गया। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत ने पार्टी का हौसला बढ़ाया है। हम सबके सामने देश के एक प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। असल में पार्टी को पता है कि इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि अपने 2 बार के कार्यकाल में मोदी ने पूरे देश का दिल जीत लिया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमा दी। कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। दरअसल पिछले साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भी योगी का हौसला बढ़ाया है। इसलिए नतीजे आते ही उन्होंने मिशन 80 के संकेत दे दिए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर। तो आप सुन रहे थे योगी को कि इस बार 80 में 80 जीतनी है। कैसे होगा देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं 19 का रिजल्ट देखिए जरा। 2019 में आप देख रहे हैं एनडीए को मिली 66 सीटें, बीएसपी को 10, समाजवादी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली, यानी 66 मिली तो 14 कम मिली। तो आखिर कैसे जीतेंगे 80 में से 80 सीटें? कैसे जीतेंगे? आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जीतने की तैयारी है क्या फॉर्मूला है। आखिर 19 में अगर 66 जीती तो कैसे सीटें बढ़ गई, ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, आप देख रहे हैं 2019 में आजमगढ़ जीती थी अखिलेश यादव ने। 2022 में बीजेपी के पास आ गई निरहुआ दिनेश लाल यादव, आजमगढ़ जीत। रामपुर 2019 में आजम खान ने जीती थी, 22 बीजेपी के पास आ गई, आकाश कुमार सिन्हा रामपुर से जीत गए, 2 और सीटें जुड़ गई। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं यूपी में आखिर कैसे 20 में से 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। कौन सी वो सीटें जिसे ऐड करके, जिसे जोड़कर पूरी 80 सीटें संभव हो जाएंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो आखिर 80 सीटें कौन सी हैं? देखिए बीजेपी के टारगेट पर जो बड़ी सीटें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकसभा में श्रावस्ती में बीजेपी जिन कम मार्जिन से जो सीटें हारी है, श्रावस्ती 5000 वोटों से हारी थी, तो इस पर नजर है। सहारनपुर 22,000 से बीजेपी हारी थी, इस बार पलटना है सहारनपुर को। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट 67,000 से बीजेपी हारी थी, रायबरेली पर फोकस है। अमरोहा 68,000 से लोकसभा हारी थी और
बिजनौर 70,000 से हारी थी। ये वो सीटें हैं जिसको जीतना बीजेपी का टारगेट है। जौनपुर 80,000 वोटों से बीजेपी हारी थी। संभल शफीकुर रहमान बर्ग जहां से सांसद है वो सीट भी हारी। अंबेडकर नगर 96,000 से बीजेपी हारी थी और मुरादाबाद एसटी हसन सांसद है 98,000 से बीजेपी को यहां हार मिली थी। गाजीपुर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी सांसद है 1,20,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हारी थी। तो जो सीटें हारी थी वो जीतना टारगेट है। अब जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तैयारी। 762 नगर निकायों के इलेक्शन होने हैं। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही इलेक्शन की घोषणा भी हो जाएगी और इलेक्शन की घोषणा के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम 2014, 2017, 2019, 2022 के साथ नगर निकाय चुनाव में भी परचम लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में इसकी तैयारी के लिए हम सब कार्य कर सकेंगे। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। और ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।